हेलो एवरीवन, आप लोगों का पीएफ का न्यू पोर्टल आ चुका है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, न्यू वर्जन आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय लॉगिन एंड एम्प्लॉयर लॉगिन भी देखने को मिलता है। मैं इसके बेसिक ओवरव्यू की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग जितने भी फीचर्स हैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। यूएन मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, सबमिट ईसीआर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न, योर ईसीआर रिटर्न आप लोग यहाँ पे फाइल करोगे इस पोर्टल के द्वारा। देन हम लोग बात करें, व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो रिसीट एंड सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय एनरोलमेंट एंड एग्जिट मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करते हो, एग्जिट कर सकते हो। देन हम लोग बात करें एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, इस पोर्टल के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 ये भी आपका अपडेट हो चुका है। इसके ऊपर आपको अपना पीएफ रजिस्ट्रेशन करवा के चलना होगा। रिसेंटली पीएफ एंड ईएसआई में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आए हैं। सो अगर आप लोग अपडेटेड प्रैक्टिकल मैनर में पीएफ एंड ईएसआई कोर्स सीखना चाहते हैं, जो नया लेबर कोड आया है, जितनी भी नई स्कीम्स आई हैं, एंड यहाँ पे पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन नए श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर आप लोगों को सिखाया गया है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप लोग पीएफ एंड ईएसआई को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं, देन फिनटेक्स प्रो के पीएफ एंड ईएसआई कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, दोबारा से हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। देन सबसे ऊपर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे एम्प्लॉयर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने होते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे पीएफ की रिटर्न फाइलिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पे आके ज़्यादा घबराए नहीं होंगे। मेन इंटरफेस चेंज किया गया है वेबसाइट का। बाकी जब आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे एम्प्लॉयर का लॉगिन करते हो, ये वाला इंटरफेस आपका सेम एज इट इज़ पहले जैसा ही है। ठीक है सर, यहाँ पे आके आपको कैप्चा कोड डालना है, देन इसको साइन इन कर देना है। सो ये आपका होम डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, रिटर्न फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपका रिटर्न फाइलिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अगर आपकी रेगुलर रिटर्न फाइलिंग है तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोगों की नील की रिटर्न फाइलिंग है, नील रिटर्न फाइलिंग मतलब सर कोई भी एम्प्लॉय ऐड नहीं है, तो भी आप लोगों को नील की यहाँ पे अपनी पीएफ रिटर्न फाइल करनी होती है। यहाँ पे आपके एडमिन चार्जेस जाया करते हैं। अगर कोई अरियर रिटर्न है तो आप लोगों को यहाँ पे फाइल करके चलनी होती है। सो रेगुलर के केस में आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आके आपको मंथ सेलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम लोग सर्च करते हैं। देन फिर व्यू एंड अपलोड के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। देन फिर टेक्स्ट फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज इसलिए आ रहा है बिकॉज उसकी लास्ट डेट 15 थी, दैट्स वाई उसकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो चुकी है। सो यहाँ पे आप लोग अगर सप्लीमेंट्री कोई रिटर्न फाइल करनी है, कोई रिवाइज करनी है अपनी रिटर्न को, तो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीएफ एंड ईएसआई किस केस में आया करती है, कहाँ पे मैंडेटरी एप्लीकेशन आती है, क्या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, एंड वेजेस की डेफिनेशन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहा करती है। मैं वो कन्फ्यूजन भी आज के सेशन में दूर कर दूंगा। ठीक है सर, अब हम अपने नोट्स पर चलते हैं। ये जितने भी नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जितने भी कोर्स के लर्नर हैं उन लोगों के लिए नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। ठीक है सर, हम लोग बात करें यहाँ पे 29 लेबर लॉ को मर्ज करके 4 लेबर कोड लाए गए। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है सर, इसके अंदर 4 एक्ट मर्ज हुए, इसके अंदर 3 एक्ट मर्ज हुए, इसके अंदर 13 एक्ट मर्ज हुए, एंड इसके अंदर आपके 9 एक्ट मर्ज किए गए। ठीक है सर, हम लोग बात करें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको पीएफ एंड ईएसआई के लिए केवल 2 चैप्टर रीड करने होते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका पीएफ का है, जिसके अंदर ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई कवरेज आ करती है, एंड चैप्टर नंबर 4 आपका ईएसआई का रहा करता है। ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की। सो इसके अंदर आपका फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। वो बोलता है अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉय, सिंपली बोला गया अगर 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे पीएफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवाना होगा। ठीक है सर, ईएसआई की हम लोग बात करें तो उसके रिगार्डिंग बोला गया अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 10 और मोर एम्प्लॉय है एक्सेप्ट सीजनल फैक्ट्री, तो यहाँ पे आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। आगे फर्स्ट शेड्यूल ने बोला अगर हार्डिजियस ऑक्यूपेशनल हो रहा है तो भले ही आपका एक एम्प्लॉय क्यों ना हो,
आपको यहाँ पे ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। फर्स्ट शेड्यूल ने डिफाइन किया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पीएफ एंड ईएसआई। पीएफ के केस में अगर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वर्क करते हैं तो आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। हम लोग बात करें ईएसआई की, अगर 10 या उससे ज़्यादा पर्सन आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं तो आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी करवाना होगा। अगर हार्डिजियस ऑक्यूपेशनल हो रहा है तो भले ही आपका एक एम्प्लॉय क्यों ना हो, आप लोगों को यहाँ पे ईएसआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवाना होगा। हम लोग बात करें प्लांटेशन एम्प्लॉयर्स में, वॉलंटरी चूज ईएसआई कवरेज इफ बेनिफिट अवेलेबल आर बेटर देन दोज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग। सो यहाँ पे प्लांटेशनल एम्प्लॉयर्स भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हम लोग बात करें क्या पीएफ के अंदर एंड ईएसआई के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को सेक्शन नंबर 1 रीड करना होगा। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 5 बोलता है एन एस्टैब्लिशमेंट विद लेस देन 20 एम्प्लॉय आर आल्सो कवर्ड अंडर ईपीएफ इफ एम्प्लॉयर्स एग्री एंड मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय एग्री। मान के चलते हैं 10 एम्प्लॉय हैं, उसके ऊपर मैंडेटरी कवरेज तो नहीं आ रही है। अगर वहाँ पे 6 एम्प्लॉय एग्री हो जाते हैं एम्प्लॉयर के साथ कि हम लोग पीएफ में रजिस्ट्रेशन के लिए एग्री हैं, उसके अंदर बेनिफिट हमको एडिशनली प्रोवाइड किए जाते हैं, सो हम लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे। सो वहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर ले सकता है। कॉन्सेंट लेटर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन श्रम सुविधा पोर्टल पे एम्प्लॉय की साइन वगैरह कराकर अपलोड करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने जब प्रैक्टिकल हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फाइल किया है, वॉलंटरी वाला भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे समझाया है कोर्स के अंदर। ठीक है सर, हम लोग बात करें ईएसआई की। देखो ईएसआई के अंदर पहले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था, बट अब ईएसआई के अंदर भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऐड ऑन कर रखा है। सेम प्रोसेस है, अगर वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय एग्री करते हैं तो ईएसआई के अंदर भी आप लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके चल सकते हैं। ठीक है सर, हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी की बात कर ली है। अब हम लोग आगे चलते हैं और स्पेसिफिकली बात करते हैं वेजेस की। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग डेफिनेशन, मतलब अपने अपने व्यू चल रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के, बट मैं आपको जो लॉ कह रहा है वो एग्जैक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है सर, ये हमारी वेजेस की डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके आप इसको आराम से पढ़िए। यहाँ पे बोला गया वेजेस मींस ऑल रेमुनरेशन। देखो मेरा जो नोट्स का स्ट्रक्चर है ना, मैंने बेयर एक्ट भी साथ साथ रखा है, बिकॉज आप लोग लॉ से भी दूर मत जाइए और सिंप्लीफाइड वे में भी आप लोग बात को यहाँ पे समझ पाए। वेजेस मीन ऑल रेमुनरेशन, आपको इतना ही पढ़ना है। एक्सप्रेस्ड इन मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी एंड पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन। ठीक है सर, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है? बेसिक पे, डीए एंड रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस आपको लेस देन 1% केस में देखने को मिलता है। आपको जनरली प्रैक्टिकली बेसिक पे एंड डीए ही देखने को मिला करता है। ठीक है सर, हम लोगों ने समझ लिया वेजेस का मतलब पीएफ के अंदर होता है सारा रेमुनेशन, इसके अलावा बेसिक पे एंड डीए। ठीक है सर, इसके बाद यहाँ पे लॉ ने बोला हम कुछ पोर्शन यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। सर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्सक्लूड करी गई? सबसे पहला, यहाँ पे बोनस को बाहर रखा जाएगा। बोनस को वेजेस की डेफिनेशन में कवर नहीं किया जाएगा। वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन एंड एमिनिटीज। ठीक है, कोई भी हाउस एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को तो ईपीएफ के रिगार्डिंग उसको वेजेस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हम लोग बात करें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कन्वीनियंस अलाउंस है, ट्रैवल कंसेशन है, वो भी नहीं आएगा। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस है, वो भी नहीं आएगा। एचआरए भी नहीं आएगा। अवार्ड सेटलमेंट एंड कोर्ट ऑर्डर पेमेंट भी नहीं आएगा। ओटी भी नहीं आएगा। कमीशन भी नहीं आएगा। ग्रेचुटी एंड रिट्रेचमेंट कंपनसेशन इसके अंदर नहीं आएगा। सो आप लोगों ने पूरा बेसिक समझ लिया है सर। ऑल रेमुनेशन आएगा, ठीक है, उसके अलावा इंक्लूड ये किया गया है, एक्सक्लूड ये किया गया है। यहाँ तक कोई भी पर्सन को दिक्कत नहीं आ रही है पीएफ के वेजेस में, उसको आराम से ये चीज़ समझ में आ चुकी है। बट यहाँ पे आता है फिर प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या बोलता है? वेयर एक्सक्लूडेड पेमेंट फ्रॉम ए टू आई। सर ए टू आई कहाँ से? बोनस से लेकर कमीशन तक। ठीक है, वो कह रहा है अगर ये वाला पोर्शन मोर देन 50% है ऑफ द टोटल वेजेस, ठीक है, बेसिक को लेके, डीए को लेके और इन सारे को लेके, ठीक है, अगर ये मोर देन 50% है तो एक्सिस वाला पार्ट
आपका पीएफ वेजेस के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। सर क्या बोल दिया समझ में नहीं आया, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको समझा के चलता हूँ। ठीक है सर, अब आप लोगों को आ जाना है प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पे लेट एज्यूम दैट बेसिक कितना है एम्प्लॉय का 20,000 है, डीए कितना है सर 5,000 है, एचआरए कितना है सर 5,000 है, ओटी कितना है 10,000 है। ठीक है, तो ग्रॉस कितना हुआ 40,000, यहाँ पे ग्रॉस आ चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं पीएफ के वेजेस की, तो सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिक आएगा एंड डीए आएगा। ठीक है, ये कितना होता है 25,000, जो ऊपर डेफिनेशन बोल रही है। बट प्रोवाइजो क्या बोल रहा था सर, अगर ये वाला पार्ट मोर देन 50% है तो एक्सेस ऑफ 50% आपका ईपीएफ वेजेस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है सर, सबसे पहले हम ग्रॉस निकाल लेते हैं, ग्रॉस का हम 50% निकाल लेते हैं, वो 20,000 है। एंड हम लोग बात करें हमारा जो पीएफ वेजेस आ रहा है वो यहाँ पे 25,000 आ रहा है, मतलब एक्सेस ऑफ 50% आ रहा है ऑलरेडी ये, तो ये आपका लेस देन 50% ही होगा। लेस देन 50% वाले केस में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका बेसिक और डीए यहाँ पे ईपीएफ वेजेस कंसीडर किया जाएगा। वेज सीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, वेज सीलिंग 15,000 डिफाइन करी है, अभी हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं। हायर कंट्रीब्यूशन भी अलाउ किया जाता है पीएफ के केस में, ईपीएस के केस में कब अलाउ हो सकता है। ठीक है, वो सारी बातें काफ़ी डेप्थ वाली हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने कोर्स में डिस्कस करी हैं। अभी मैं खाली आपको वेजेस की डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल था वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब थोड़ा-सा मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिक 20,000 था। ठीक है सर, डीए कितना था 5,000 था, कोई दिक्कत नहीं है। एचआरए कितना है सर, एचआरए 12,000 है एंड ओटी 15,000 है। सर पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी ऑल रेम्युनरेशन बेसिक डीए। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो पीएफ वेजेस बनेगा वो यहाँ पे 25,000 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बेसिक और डीए ले लिया, ये तो आता ही नहीं है, एचआरए आता नहीं है, ओटी आता नहीं है, हम लोगों ने इसको नहीं लिया है। देन यहाँ पे प्रोवाइजो क्या कहता है, अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट जो कि आपका कितना आ रहा है 27,000 आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मोर देन 50% है। ठीक है, मोर देन 50% कितना हुआ, यहाँ पे 50% है 26,000, 52,000 टोटल, इसका 50% 26,000। ठीक है, सो मोर देन 50% कितना कंसिडर किया जाएगा सर, 27,000 टोटल है, बट 50% यहाँ पे 26,000 ही अलाउ किया जा रहा है। सो 1,000 जो एक्सेस वाला है वो इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका पीएफ वेजेस कितना निकल कर आएगा 26,000 एज पर द डेफिनेशन आपका पीएफ वेजेस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है सर, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ आप लोगों के सामने ही। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस या फिर नाइट अलाउंस कह लो। यहाँ पे अमाउंट मैं डाल देता हूँ, लेट एज्यूम दैट 20,000। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें हमारा यहाँ पे ईपीएफ वेजेस कितना आएगा। पहली चीज़ तो आप लोग मुझे ये बताओ सर, डेफिनेशन के हिसाब से वेजेस आएगा, वेजेस आएगा सर, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सर डीए आएगा, डीए भी आएगा सर, इसके अंदर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करें सर एचआरए आएगा क्या, वहाँ पे एक्सक्लूडेड था तो एचआरए हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है सर, ओटी आएगा क्या, ओटी भी नहीं आएगा, वहाँ पे ओटी वहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा है, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या सर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आएगा, ये वाला आएगा पोर्शन या फिर नहीं आएगा। अब काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, कन्फ्यूज़न क्या होती है ना, वो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि कन्वीनियंस अलाउंस का पार्ट है, ट्रैवलिंग कंसेशन है या फिर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एजम्पशन लगानी ही नहीं है, आप लोगों को सिंपली ये रीड करना है, इसके अलावा कोई भी वर्डिंग है वो ऑल रेमुनेशन के अंदर आएगी और पीएफ वेजेस के अंदर कंसिडर करी जाएगी। यहाँ पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आपका कहीं पे भी कवर नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को सिंपली उसको भी पीएफ वेजेस के अंदर कंसिडर करके चलना है। होप सो आप लोगों को वेजेस की डेफिनेशन में अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है सर, सो ये भी मैंने ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे आ गया 45,000 पीएफ का वेजेस अभी के लिए बिना प्रोवाइजो के। ठीक है, देन मैं बात करूं यहाँ पे आपका डीए भी आएगा टोटल में, एचआरए भी आएगा, ओटी भी आएगा एंड सिटी कंपनसेटरी भी आएगा, बिकॉज हम प्रोवाइजो वाला चेक कर रहे हैं। तो ये 72,000 हो चुका है एंड हमारा पीएफ का वेजेस आ रहा है, इसका सबसे पहले 50% हम लोग निकाल लें। 72,000 का 50% अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे आ रहा है 36,000 और हमारा जो ईपीएफ का वेजेस है वो
यहाँ पे 45,000 है व्हिच इज़ मोर देन 50%, उस केस में आप लोगों को 50% वाला प्रोविज़ो चेक नहीं करना है, बिकॉज़ ये वाला पार्ट आपका ऑब्वियस सी बात है ना, ये 50% से ज़्यादा है, ठीक है? तो ये 50% से कम ही होगा, जितना भी होगा वो 50% से कम ही होगा। तो उस केस में आप लोगों को इस वाले अलाउंस का कोई भी पार्ट वेजेस के अंदर ऐड ऑन नहीं करना है। मैंने वेजेस की डेफिनेशन काफ़ी डिटेल में समझाई है, एंड मैं बात करूँ कोर्स में, मैंने पीएफ में अलग समझाई है, ईएसआई में अलग समझाई है, बिकॉज़ पीएफ के अंदर 15,000 की लिमिट रहती है, उसके अंदर 21,000 की रहती है, एंड पीएफ के केस में यहाँ पे हायर कंट्रीब्यूशन अलाउ होता है, बट उस केस में ईएसआई में अलाउ नहीं किया जाता है। 21,000 से अगर आप लोगों का ₹1 भी ज़्यादा है, तो आप लोग ईएसआई की कवरेज में नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, आज हम लोगों ने पीएफ की नई वेबसाइट को देखा एंड एप्लीकेबिलिटी को समझा, एंड हम लोगों ने वेजेस की डेफिनेशन को डिटेल में कवर किया। थैंक यू सो मच गाइज़, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।